Hello everyone. Hi, welcome to SG Smart Academy. I am Atul, your educator, and एक चीज़ आप लोग मुझे बताओ मैं सच कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ. आफ्टर 12th 12वीं के बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स देने के बाद every student has a dream, right? Every student has a dream of getting into a good college. स्टूडेंट चाहता है कि 12th के बाद उसे एक अच्छा कॉलेज मिले, बढ़िया कॉलेज मिले, मगर कॉलेज में तो एडमिशन भी लेनी होती है. अब कॉलेज में एडमिशन आजकल 12th के मार्क्स पे बेसिस पे हो रही है क्या? 12th के मार्क्स के बेसिस पे? नो, इट्स नॉट द केस, राइट? वी नो. तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अब वो अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लेकर के आ रही हैं जिसे स्टूडेंट को क्लियर करना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट ओनली ही गेट्स एडमिशन इन दैट कॉलेज, राइट? और उसमें से द मोस्ट मेजर एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ आवर कंट्री राइट नाउ इज़, am I wrong about this? This is the CUET, right? CUET एक बहुत ही नया एग्ज़ाम है, मगर उभरता हुआ एग्ज़ाम है. हम देखते हैं कुछ साल पहले ही 2021-22 में हम देखते हैं इसकी शुरुआत हुई थी. बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इससे जुड़ गई थी. इसके स्कोर पर के बेसिस पर अपना एडमिशन लेना चालू किया था इसने, राइट? अब ये एग्ज़ाम, जैसा मैंने कहा, बहुत ही नया एग्ज़ाम है, तो बच्चों को इसके बारे में पूरी क्लैरिटी भी नहीं है कि ये एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए. बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम ये एक दिन में हो जाता है या बहुत सारे दिनों तक देना पड़ता है ना? सो आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग CUET, गिव यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन so that no any cup is left unfiltered for you, right? तो चलिए थोड़ा सा CUET के बारे में जानते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, और चूँकि आप एक अच्छे कॉलेज में जाने का सपना देख रहे हो, उस सपने की चल रही धारणा को, जिस सपने को आप लेकर के चल रहे हो उसे थोड़ी सी धारणा देते हैं, राइट? तो चलिए थोड़ा डिटेल्स लेते हैं हम CUET के बारे में. पहले आप एक बैकग्राउंड समझ लीजिए, है ना? एक बैकग्राउंड देख लीजिए ताकि आपको पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है उसके बीच में फ़र्क पता चल जाए. चलिए, बैकग्राउंड देखो, आप सबको ये तो मालूम होगा कि, अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मालूम है क्या? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, व्हाट आर दीज यूनिवर्सिटीज़, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़? हाँ, अगर मालूम है तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर सकते हो और अपने जो कमेंट सेक्शन है हमारे चैनल का, आप उसमें जाकर कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिख दो, ठीक है? चलो, लिख दिया, दैट्स ग्रेट. अब मैं बताता हूँ. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का आपने नाम सुन रखा होगा, जैसे कि द मोस्ट फेमस डैट इज़ द दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट? फिर आपने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा. फिर आपने AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा. JMI का नाम सुना होगा. JNU का नाम सुना होगा, है ना? JNU का नाम सुना होगा. अब कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कमेंट्स में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार भी लिखा होगा. कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका भी लिखा होगा, है ना? और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम आपने लिखा होगा. तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट में आती है. सेंट्रल क्यों? क्योंकि उप्स, सेंट्रल इसलिए क्योंकि इसकी जो रेगुलेशन है, इन यूनिवर्सिटीज़ की जो रेगुलेशन है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है ना? इसलिए इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं. यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिखा है, मगर ऐसे ही करते करते हमारे देश में कुल 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना? 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़.
अब बैकग्राउंड की हम बात कर रहे थे, तो आप लोगों को एक चीज़ तो मालूम होगी कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, AMU, JMU, JNU, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आज से कुछ साल पहले ये स्टूडेंट्स को अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन देती थी, अपने कॉलेज में एडमिशन देती थी थ्रू देयर क्लास 12th मार्क्स, राइट। स्टूडेंट ने क्लास 12th में जितना स्कोर किया उसके बेसिस पर उसे इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता था, राइट। लेकिन यहाँ थी एक गड़बड़। गड़बड़ क्या थी, आइए देखते हैं। चलिए, इसका नाम तो सबने सुन रखा होगा, है ना। अब फिर से एक बार वीडियो पॉज कर लेना आप लोग, है ना, और मुझे बताना कि जो CBSE के टॉपर्स होते हैं, नेशनल टॉपर्स, ठीक है, क्लास 12th में तीनों स्ट्रीम्स के अंदर, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, है ना, नेशनल टॉपर्स को कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आते हैं, राइट। लिख दिया, लिख लो, टाइम ले लो, है ना, वीडियो पॉज करके लिख लिया, ओके। तो मैं बता सकता हूँ आप लोगों ने क्या लिखा होगा। देखिए, CBSE के जो नेशनल टॉपर्स होते थे, है ना, उनके जो मार्क्स आते थे तीनों स्ट्रीम्स के अंदर, वो समवेयर अराउंड 99%, 98%, और कुछ कुछ महाशयों के तो 100% तक आ जाते थे, राइट। अब ICSE बोर्ड भी आप लोगों को मालूम ही होगा, है ना। ICSE में भी जो नेशनल टॉपर्स होते थे ICSE में तीनों स्ट्रीम्स के अंदर, उसमें भी हम देखते थे कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो 99 और 98% ऑफ मार्क्स लेकर के आते थे, है ना, लेकर के आते थे। हाँ, CBSE में जितने लोग लेकर के आते थे उतने लोग तो ICSE में नहीं ला पाते थे, लेकिन कुछ लोग ले आते थे, है ना। कुछ लोग ले आते थे, सम पीपल, है ना। और ICSE की बात, इसकी CBSE में बहुत सारे लोग इतने परसेंटेजेस ले आते हैं, और ICSE में कुछ स्टूडेंट्स इतना ले आते हैं, दे मैनेज टू गेट ऑफ दिस, है ना। अब हम बात करते हैं ज़रा इसकी। अभी के बात तो रहने ही दो, आज से कुछ साल पहले चले जाओ, 5-10 साल पहले का सिनेरियो अभी भी देख सकते हो। स्टेट बोर्ड में इतने आते हैं क्या, आते हैं क्या इतने, 100%, 99, 98। ICSE में तो कुछ लोग के आ भी रहे हैं, राइट। ICSE में 95% वाले बहुत होते हैं, और इतने भी अच्छे खासे होते हैं, इतने जो ला रहे होते हैं, है ना। स्टेट बोर्ड्स में, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो हमें देखने को ये मिलता है कि जो टॉपर्स होते हैं उस स्टेट के, वो समवेयर अराउंड 90 to 95% ही ला पा रहे हैं, राइट। अब ये जो डिफरेंस आपने देखा इन तीनों बोर्ड्स के अंदर, CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड, ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क बहुत सारे कारणों की वजह से है। मे बी स्ट्रिक्ट एवैल्यूएशन होना, है ना। स्टेट बोर्ड्स हम जानते हैं बहुत स्ट्रिक्ट एवैल्यूएशन होता है, ICSE में भी थोड़ा बहुत होता है, बट CBSE इज़ द मोस्ट लीनियंट वन, राइट। अब इस सिनेरियो की वजह से होता क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पड़ जाती है। प्रॉब्लम यहाँ कैसे पड़ जाती है, आप वो देखो। देखो, आपको ये चीज़ मालूम होगी कि CBSE में पढ़ने वाले, ओ CBSE में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, राइट, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो कंपटीशन बनता है, इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो कंपटीशन बन रहा है, उस कंपटीशन का एक मेजर हिस्सा, एक मेजर पार्ट
हम देखते हैं कौन है, सीबीएसई वाले बच्चे, है ना। इन यूनिवर्सिटीज़ में जो कंपटीशन है, बच्चे जो compete कर रहे हैं यहाँ पे, हम देखते हैं एडमिशन पाने के लिए, है ना, जो compete कर रहे हैं, जो कंपटीशन बना रहे हैं, उसका एक मेजर हिस्सा है सीबीएसई के स्टूडेंट्स, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अब चूँकि सीबीएसई में बहुत सारे बच्चे 100, 99, 98 परसेंटाइल नहीं, परसेंटेज बना रहे हैं, और वो इन यूनिवर्सिटीज़ के कंपटीशन का भी मेजर पार्ट बन चुके हैं। इसके वजह से इन सब यूनिवर्सिटीज़ की जो कट ऑफ है, हम देखते हैं वो कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए चली जाती थी 99.8%, 99.6%, 98.8%। कैन यू इमेजिन दैट, है ना। एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में सीट की संख्या बहुत कम है, सीट बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और उस कंपटीशन में भी सीबीएसई वाले एक मेजर पार्ट बना देते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि जो कट ऑफ होता है इतने बड़े कंपटीशन की वजह से, जो कट ऑफ होता है इन यूनिवर्सिटीज़ का, वो जनरल कैटेगरी जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उसमें जो जनरल कैटेगरी होती थी और बाकी सारी कैटेगरीज़ का भी इसी के आसपास होता था, 95, 96, 94, उससे कम कभी नहीं जाता। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हम देखते हैं 99.8%, 99.6, 98.8 ऐसे जा रहा था, ठीक है। तो आप ज़रा यहाँ लॉजिक लगाओ और ये सोचो कि जब कट ऑफ इतना जाएगा तो सीट किसको मिलेगी, सीबीएसई वालों को मोस्टली सीबीएसई वालों को, ठीक है, और थोड़ा बहुत आईसीएसई वालों को, है ना, थोड़ा बहुत आईसीएसई वालों को, क्योंकि आईसीएसई में भी ऐसे लोग हैं जो इतने मार्क्स ला पा रहे हैं। आईसीएसई के फीचर्स ही वैसे हैं कि बच्चे उतने मार्क्स ला पा रहे हैं। स्टेट बोर्ड्स हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट बोर्ड्स में इतने मार्क्स नहीं आते। हाँ, कुछ कुछ में आ जाते हैं, केरला बोर्ड में आता है, महाराष्ट्र बोर्ड में भी शायद आया था, आई थिंक, ठीक है। बट जैसे आप देखेंगे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यहाँ पर अभी भी नहीं आ रहा है। तो इन सब स्टेट के बच्चों के साथ तो फिर अन्याय हो जाएगा ना। इन लोगों ने भी उतनी ही मेहनत की जितनी सीबीएसई वालों ने की, आईसीएसई वालों ने की। बस वही था कि उनका स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन हो गया, तो उसकी वजह से वो यहाँ तक रह गए। यहाँ पर सीबीएसई वालों का लीनियंट इवैल्यूएशन हो गया, तो ये यहाँ तक अपने आप को ले आए, है ना। तो अब इन सब यूनिवर्सिटीज़ में सीबीएसई का दबदबा है, आईसीएसई के कुछ लोग हैं, और स्टेट बोर्ड वालों की संख्या तो बिल्कुल कम है ना। स्टेट बोर्ड एक्सट्रीमली लेस, राइट, बहुत कम संख्या है इनके, तो बहुत ज़्यादा कम संख्या, राइट। तो डोंट यू थिंक कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अलग अलग बोर्ड्स हैं जो अलग अलग तरीके से 12वीं का एग्ज़ाम ले रहे हैं, है ना। उसमें एक बोर्ड है जिसका फ्रेमवर्क है लीनियंट चेकिंग करना, और वो इतने इतने मार्क्स दे पा रहा है। एक है इतना आईसीएसई जो हमारी बोर्ड है, वो ठीक ठाक चेकिंग करती है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मानते हैं उसे, वहाँ पे बच्चे इतना ला पा रहे हैं। और एक है स्टेट बोर्ड जहाँ पे बच्चे बहुत मेहनत करने के बाद भी यहाँ तक पहुँच रहे हैं, है ना। और इसकी वजह से कट ऑफ हाई चली जा रही है, क्योंकि सीबीएसई वाले भी कंपटीशन का एक मेजर हिस्सा है। इतनी कट ऑफ हाई जा रही है तो इसमें सिर्फ सीबीएसई वाले और थोड़े बहुत आईसीएसई वाले घुस पा रहे हैं, और स्टेट बोर्ड वाले बिल्कुल रेयर हैं। Isn't this a discrimination? Right? अब Isn't this a discrimination? कहीं ना कहीं तो है, हमें लगता है, कहीं ना कहीं इसका जवाब हमें यस लगता है ना। अब डिस्क्रिमिनेशन तो भैया हो रही थी यहाँ पे, ठीक है, कोई कर नहीं रहा था, बट फ्रेमवर्क सिस्टम ही ऐसा बैठा हुआ था कि वो हो रहा था। अब
हमारी जो गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, एक्सेप्ट किया। उन्होंने माना कि हाँ प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। दे जस्ट रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू रिफॉर्म, कोशिश की कि इसको बदला जा सके, है ना। आप 12वीं के अंकों के हिसाब से आप ले रहे हो एडमिशन, और उसमें भी हर बोर्ड का अलग अलग फ्रेमवर्क है, अलग अलग इवैल्यूएशन टेक्निक्स है। तो क्या आप हर एक बच्चे को एक इक्वल वे पे न माप रहे हो क्या? नहीं। प्रॉब्लम नॉट एवरीवन, हर एक इंसान को वॉज वेड फ्रॉम अ सिंगल बेस। हर एक इंसान सिंगल बेस पर उसको वे नहीं किया गया। ऑफ कोर्स, क्या आपको लगता है कि सीबीएसई वाले और स्टेट बोर्ड वालों को इक्वालिटी पे वे किया गया था? दोनों ने तो मेहनत एक ही तरीके से की थी, राइट। बस उसका फ्रेमवर्क अलग, और सीबीएसई का फ्रेमवर्क अलग, और स्टेट बोर्ड का फ्रेमवर्क अलग, उसके वजह से दोनों में फ़र्क पड़ गया। इज़ दिस करेक्ट? नो। गवर्नमेंट ने इसे रिकॉग्नाइज़ किया, चेंज करने की कोशिश की। उनको ये प्रॉब्लम पता चल गई थी कि नॉट एवरी वन वॉज वेड फ्रॉम अ सिंगल बेस। लेट मी सी, आपको दिख रहा है या नहीं? हाँ ठीक है, ओके। तो हर एक इंसान को, हर एक स्टूडेंट को सिंगल बेस पर वे नहीं किया गया। तो अब हमें अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट, तो हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना होगा जहाँ पे हर एक स्टूडेंट को एक सिंगल बेस, एक सिंगल बेस पे वे किया जा सके। तो अब यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और सरकार ने मिलकर के एक डिसीजन लिया कि हम जो आपका यहाँ पे 12th के मार्क्स थे उसके बेसिस पर एडमिशन नहीं लेंगे, है ना। 12th के मार्क्स चाहे किसी भी बोर्ड से हो, 12th के मार्क्स के बेसिस पर हम एडमिशन नहीं लेंगे। अब सवाल उठता है किस चीज़ पर लेंगे? तो या सरकार ने क्या किया, एक एग्ज़ाम चालू किया जो कि 12वीं की परीक्षा के बाद होता है। आपकी 12th के एग्ज़ाम्स कुछ अप्रैल में ख़त्म हो जाते हैं, अप्रैल फर्स्ट वीक में। तो मई के मंथ में इन्होंने सोचा कि एक एग्ज़ाम रखते हैं जिसका नाम होगा CUET, राइट। सॉल्यूशन इज और CUET में होगा क्या? सिंगल फ्रेमवर्क पे एग्ज़ाम होगा, एक सिंगल फ्रेमवर्क, राइट। अब ये सिंगल फ्रेमवर्क क्या है? सीधी सी बात है, एक चीज़ समझो आप, व्हेन इट कम्स टू योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में MCQs आते होंगे, राइट, थोड़े बहुत MCQs, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते होंगे आपको, राइट। अब
बोर्ड एग्ज़ाम का तो हो गया ये पैटर्न, राइट। बोर्ड एग्ज़ाम इस पैटर्न पे चलता है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ क्या फ़ैसला लिया कि जो CUET होगा उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिर्फ MCQs होंगे। सिर्फ MCQs होंगे। और MCQs का फंडा आपको मालूम है, अगर आपने क्वेश्चन सही किया तो आपको मार्क्स मिलेंगे, उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने दूसरे ने सही। अगर मान लीजिए 2 लोग A एंड B, अगर A ने वो MCQ सही किया है, B ने भी अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सही किया है, दोनों ने सही ऑप्शंस को चूज़ किया है, तो दोनों को इक्वल मार्क्स मिलते हैं, है ना। यहाँ पे स्टेट बोर्ड और CBSE के बीच में जो बड़ा गैप था इवैल्यूएशन टेक्निक का, ठीक है, ये गैप यहाँ पे नहीं आता है। अगर आपने सही किया तो वो सही है, गलत हुआ तो वो गलत है। तो यहाँ पर हर एक बच्चे को एक सेम बेस पर मापा जा सकता है और उसके बेसिस पे उसे एडमिशन भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो CUET में MCQs पूछे जाएंगे, है ना। अब एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है, ये मैं आपको पहले से समझा दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये सिंगल फ्रेमवर्क पे कैसे काम कर रहा है। बाकी हम आगे की चीज़ें भी यहाँ ज़रूर देखेंगे, ठीक है। मार्किंग स्कीम कहने का मतलब है कि CUET में जो MCQs होते हैं उसकी मार्किंग कैसे होती है, गलत आंसर पे कितने कटते हैं, सही आंसर पे कितने मार्क्स मिलते हैं। आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया या कुछ हो गया तो उस पर क्या होगा। सीधी सी बात है, अगर कोई MCQ का क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मालूम है, उसको लेकर आपको कोई डाउट नहीं है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और नीचे 4 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से एक सही ऑप्शन रहता है और बाकी सारे गलत रहते हैं। अभी तो और भी तरह तरह के MCQs आने लगे हैं, पर ये सबसे बेसिक MCQ है। तो उसमें आपको सही ऑप्शन को चूज़ करना होता है, ठीक है। और अगर आपने सही ऑप्शन को चूज़ किया, अगर आपका रिस्पॉन्स करेक्ट है, तो आपको मिलते हैं +5, है ना। आपने अगर करेक्ट रिस्पॉन्स किया किसी MCQ के अंदर तो आपको +5 मार्क्स मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका कोई गलत रिस्पॉन्स हो गया, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, गलत ऑप्शन पे आपने क्लिक करके सबमिट कर दिया, then in that very sense, then in that very case there will be a negative marking of -1, right now। थर्ड, कभी कभी होता क्या है, बच्चों को कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन समझ में नहीं आया या क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो वो तुक्केबाजी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो तुक्केबाजी करेंगे तो हो सकता है उन्हें ये -1 झेलना पड़े, है ना। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं। तो अगर आपने किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ा है तो आपको 0 अवॉर्ड किया जाएगा उस क्वेश्चन के लिए। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। तो CUET में हर एक क्वेश्चन की मार्किंग कैसे होती है आपको समझ में आ गई, है ना। आई होप इट्स क्लियर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं आपको बता सकूँ, है ना। चलिए, ये समझ गए आप। अब देखिए, हर एक स्टूडेंट को करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए +5 मिलेगा, हर एक स्टूडेंट को इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए -1 मिलेगा, और हर एक स्टूडेंट्स अनअटेम्प्टेड के लिए 0 अवॉर्ड किया जाएगा। यानी कि मार्किंग स्कीम, इवैल्यूएशन सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया लेवल पे सेम है।
उप्स, सही लिखा ना मैंने? ऑल इंडिया लेवल ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन नहीं, इवैल्यूएशन इज आइडेंटिकल, राइट? तो यहाँ पे जो पहले 12th के मार्क्स के बेसिस पे जब एडमिशन हो रहा था, उस वक्त जो आपके सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के बच्चों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन आ रहा था, भेद आ रहा था, वो यहाँ आ रहा है क्या? नहीं, राइट? दैट्स द पावर ऑफ CUET। इसलिए CUET होल्ड्स इम्पॉर्टेंस, राइट? चलिए, आई होप इट्स क्लियर। अब हम अपने मार्किंग स्कीम तो यहाँ देख ही ली, CUET में MCQs आते हैं, ये आपको मालूम, पता चल गया। अब हम आगे इसके पेपर पैटर्न, सिलेबस, क्या सब्जेक्ट होता है और जो अदर चीज़ें हैं वो हम देखेंगे, राइट? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो पिछले स्लाइड में हमने मार्किंग स्कीम देख ली। अब हम इस स्लाइड पे देखते हैं पैटर्न। पैटर्न यानी कि पूरे इंटायर पेपर की हम बात करेंगे, है ना? पेपर पैटर्न। अब एक चीज़ बड़ी ही सॉर्टेड है जो आप लोगों को मैंने बताई कि CUET is all about MCQs, right? CUET is all about MCQs. No subjective questions, right? Now, अब CUET का जो एक पेपर होता है, CUET के वैसे बहुत सारे पेपर्स होते हैं, ये एक दिन का एग्ज़ाम नहीं है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के पेपर शायद देने पड़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट का पेपर, मैं समझाऊंगा कितने सब्जेक्ट्स है क्या हैं, लेकिन अभी आप मान के चलो कि कोई भी एक सब्जेक्ट है ना, कोई भी एक सब्जेक्ट जिसका पेपर हो रहा है CUET में, वो होता है इंटायर 250 मार्क्स का, राइट? दैट वन पेपर ऑफ CUET, that one paper is of 250 marks, right? अब this one paper consists of 50 MCQs, right? 50 MCQs। अब मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि फॉर एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स यू गेट +5। तो इफ़ यू गेट ऑल द क्वेश्चंस करेक्ट, अगर आप सारे क्वेश्चंस करेक्ट करते हो तो यू विल गेट +5 इन ऑल द क्वेश्चंस, एंड 50 इंटू +5 इज 250। सो यू कैनॉट एक्सीड बियॉन्ड 250, राइट? 250 इज़ द हाइएस्ट पॉसिबल मार्क्स यू कैन अचीव। 250 से ज़्यादा आप कभी स्कोर नहीं कर सकते हो एक पेपर के अंदर, राइट? तो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ वाई वन पेपर, वन इंटायर पेपर इज़ ऑफ 250 मार्क्स। 50 MCQs, 50 MCQs होते हैं उसके अंदर। और the most, I must say, prominent feature of this paper is that all these questions are compulsory. All these 50 questions, they are compulsory. राइट, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। आज से 1 या 2 साल पहले, 2025 इस साल का जो पेपर हुआ, उससे पहले हमने होता क्या था इस पैटर्न पे कि 50 MCQs तो होते थे, लेकिन उसमें सिर्फ 40 अटेम्प्ट करने होते थे। टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर हुआ करता था। बट अब जो 50 MCQs है उसमें कहा गया है कि आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, नो ऑप्शंस, राइट? चलिए, तो ये हो गया 250 मार्क्स, 50 MCQs इन अ पेपर, राइट? तो आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़, चल, पेपर मोड
ये भी बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है, कन्फ्यूजन होती है कि CUET का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, व्हाट इज़ द केस। तो सबसे पहली बात तो CUET का एग्ज़ाम इज़ नॉट ऑफलाइन, राइट राइट। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसको घर में बैठ करके देना होगा, नो, इट्स नॉट ऑनलाइन इधर, इट्स CBT बेस्ड। CBT बेस्ड बोलना तो सही नहीं होगा, इट्स CBT मोड, राइट, CBT मोड है ना। CBT मोड, CBT माने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड। होता क्या है, आपको जब आप CUET का फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड आता है, और एडमिट कार्ड में एक सेंटर दिया रहता है, एग्ज़ाम सेंटर। आपको उस एग्ज़ाम सेंटर में जाना होता है, वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें से किसी एक स्क्रीन पे आपको बिठाया जाएगा और उस स्क्रीन में आपके क्वेश्चंस आएंगे और आपको उसी स्क्रीन में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। कंप्यूटर में एग्ज़ाम होगा लेकिन एक सेंटर पे जा कर के होगा, राइट। दिस इज़ द CBT मोड टेस्ट। सिर्फ CBT मोड पे ही होता है और किसी मोड पे नहीं होता है। बीच में इसे ऑफलाइन कराने की भी कोशिश की गई थी 2024 में, लेकिन 2025 में वापस उसे इंटायरली CBT मोड में ला दिया गया, राइट। चलिए, पेपर मोड आपको क्लियर हो गया। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये CBT मोड पर होता है, ठीक है, क्योंकि आगे प्रिपरेशन फेज़ में हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, इन सारी चीज़ों का, है ना। अभी हो सकता है थोड़ा प्रिपरेशन के हिसाब से इररेलेवेंट लगे, लेकिन इररेलेवेंट नहीं है, इट इज़ नेसेसरी, राइट, कम ऑन। चलिए, तो पेपर पैटर्न आपने समझ लिया, पेपर मोड आपने समझ लिया। अब ज़रा सा आपके लिए बताते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से चुनने पड़ेंगे। जी हाँ, आपको सब्जेक्ट्स चुनने पड़ते हैं CUET के लिए, राइट, सब्जेक्ट्स चुनने पड़ते हैं। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इंग्लिश, आर्ट्स वाले हो तो इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, PHE, इकोनॉमिक्स, राइट। वैसे ही आपको CUET का एग्ज़ाम के लिए भी आपको सब्जेक्ट्स चुनने पड़ेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट्स 3 तरह के होते हैं, ब्रॉडली 3 तरह के होते हैं, उसके अंदर भी कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। पहली कैटेगरी है आपकी डोमेन, दूसरी है आपकी लैंग्वेज, और तीसरी कैटेगरी है आपकी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो थोड़ा सा ये सब देख करके थोड़ा डर गए होंगे, राइट, बट आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, देयर इज़ नो नीड टू फेयर। हमने यहाँ तक जो भी देखा, everything is doable, right, everything is doable. As far as I am concerned, I am also a student at Delhi University, Kirorimal College. I am pursuing my political science honors from there only, right, so I have also been through this phase, लेकिन मैंने कर लिया आराम से, और मैंने कर लिया तो तुम लोग भी कर सकते हो, राइट, ओके। और जहाँ तक गाइडेंस और सपोर्ट की बात है, तो SG स्मार्ट एकेडमी इज़ देयर फॉर यू। अभी तो हम बस आपको इंट्रो दे रहे हैं, हम आपको पूरी प्रिपरेशन कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू फॉलो अस ग्रेटली, अगर आप हमारे साथ चल रहे हैं और हमारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और हमारा कंटेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल बी एबल टू अचीव एंड विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, राइट। चलिए, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे यहाँ पे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स ब्रॉडली कैटेगराइज,
तीन कैटेगरी में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को, डोमेन, लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब ये जो डोमेन सब्जेक्ट्स है, राइट, ये डोमेन सब्जेक्ट्स का मतलब होता है आपके स्कूल वाले सब्जेक्ट्स। आपने स्कूल में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना, राइट, जैसे ह्यूमैनिटीज़ वालों की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, राइट, अकाउंट्स, बीएसटी कॉमर्स वालों के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। तो आप जो स्कूल में पढ़ते हो ना, यहाँ भी वही सेम है, ठीक है, वही सब्जेक्ट्स हैं, और सिलेबस की बात हम आगे करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट्स वही हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज, लैंग्वेज की अगर हम बात करें, इसके बारे में थोड़ा सा गहराई से बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा गहराई में जा कर के। एज फार एज लैंग्वेज इज़ कंसर्न, तो लैंग्वेज जो है आपकी लैंग्वेज की सेंस चेक करता है। जैसे कि लैंग्वेज लिखना सही नहीं होगा, लैंग्वेज जस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं CUET में, जिसमें से आई थिंक यू मस्ट कम से कम एक लैंग्वेज का पेपर तो आपको चूज़ करना ही चाहिए, है ना। उसमें होते हैं आपके इंग्लिश, हिंदी इज़ ऑल्सो देयर, सी में आप देख सकते हो संस्कृत इज़ ऑल्सो देयर, और बाकी जितने अदर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं दे आर ऑल्सो देयर। राइट, तो लैंग्वेजेस, जैसा मैंने कहा, लैंग्वेज ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनके एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं CUET में, जिनका पेपर होता है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, राइट, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, और ये कुछ प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं, और इसके अलावा और भी जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनके भी पेपर्स आप दे सकते हो CUET में, राइट। अब थोड़ा सा गहराई पे हम इस पे बात करना चाहते थे। लैंग्वेजेस में जैसा मैंने कहा, लैंग्वेजेस पे, हाँ, जैसा मैंने कहा, ये आपकी लैंग्वेज सेंस चेक करता है, ठीक है। लैंग्वेज सेंस मतलब उस लैंग्वेज से आप कितने फेमिलियर हो, राइट, उस लैंग्वेज के बारे में आपको कितना मालूम है, उस लैंग्वेज को आप यूज़ कर पा रहे हो या नहीं, उस लैंग्वेज से आप कितने फेमिलियर हो, जानते हो या नहीं जानते हो उस लैंग्वेज को, कितना जानते हो, राइट। तो एक प्रो टिप आज ही बता रहा हूँ, देखो, अभी तक हो सकता है आप लोगों ने सोच ही लिया होगा शायद कि कौन सा लैंग्वेज लेना है ना, इंग्लिश लेना है या हिंदी लेना है या संस्कृत लेना है। वैसे मोस्ट ऑफ द लोग इंग्लिश ही लेते हैं, ठीक है, तो मैं इंग्लिश के लिए बता देता हूँ। वैसे मैं ये जो इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ ये बाकी सारे लैंग्वेजेस पे भी अप्लाई होता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाकियों पे नहीं होगा। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपसे ग्रामर पूछते हैं, अच्छे लेवल वाली वोकैबलरी पूछते हैं, ठीक है, एंड आपकी जो है सेंस चेक करते हैं, सेंस चेक करते हैं, और एसोसिएटेड चीज़ें पूछते हैं, मतलब बताऊंगा इसका। ग्रामर मोस्ट ईजिएस्ट थिंग आई थिंक, आपको कुछ ग्रामर के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, राइट, और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। वोकैब्युलरी आपको मालूम ही होगी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, सेंस चेकिंग, ठीक है। अब सेंस चेकिंग में होता क्या है,
आपकी इंग्लिश की सेंस देखी जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो काम नहीं आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट। क्वेश्चन वैसे ग्रामर से जुड़ा ही लगेगा, लेकिन ग्रामर के रूल्स नहीं काम आएंगे वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट। तो वैसे सिचुएशन में आपका जो इंग्लिश का सेंस है, सेंस कैसे डेवलप होगा? रीडिंग करके। आप कुछ भी रीड कर लीजिए, आप मैगज़ीन रीड कर लीजिए, नॉवल रीड कर लीजिए, न्यूज़पेपर रीड कर लीजिए, आर्टिकल्स रीड कर लीजिए, लेकिन डेली बेसिस पे रीड कीजिए, तभी आप पे एक लैंग्वेज सेंस आएगा और आप सेंस चेक वाली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। अब अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो आपकी वोकैबुलरी भी सही हो जाएगी, राइट। क्योंकि रीडिंग, आपकी जो मैगज़ीन्स और आर्टिकल्स होते हैं उसमें जो वोकैबुलरी कॉमन होती है वही पूछी जाती है सीयूईटी जैसे एग्ज़ाम्स में, राइट। जो आपके हम देखते हैं, जो आपके आर्टिकल्स छप रहे हैं, मैगज़ीन्स छप रही है, उसमें जो आपकी वोकैबुलरी वहाँ के ऑथर्स राइटर्स यूज़ कर रहे हैं, हम देखते हैं वैसे ही कुछ वोकैबुलरी आपके यहाँ सीयूईटी में भी यूज़ की जाती है, राइट। अब जहाँ तक वोकैबुलरी और ग्रामर की बात है, ठीक है, या पूरे लैंग्वेज की अगर हम बात कर ले, तो जहाँ तक एज़ फार एज़ अभी तक जो अपडेट आई है, आई विल बी टीचिंग यू द लैंग्वेज पार्ट, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें भी पढ़ाऊँगा, लैंग्वेज भी पढ़ाऊँगा, तो उसमें आई विल हेल्प यू, आई विल टीच यू ग्रामर, आई विल गिव यू वोकैबुलरी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सेंस चेकिंग थोड़ा सा मेरा होगा, थोड़ा सा आपको अभी होगा, ठीक है। बहुत सारे केसेस में मैं भी आपको सेंस देता रहूँगा कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रीड एज वेल, है ना। जिनको रीडिंग की हैबिट है बहुत अच्छे, जिनको नहीं है थोड़ा बहुत रीड कर लो, फ़ायदा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, हर दिन थोड़ा बहुत तो पढ़ ही सकते हो इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज विच यू आर गोइंग टू गेट, है ना। कुछ भी रीड कर लो, अच्छा रीड कर लो, यू विल डेवलप अ गुड सेंस ऑफ द लैंग्वेज इन फ्यू डेज। हाँ, एसोसिएटेड चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो एसोसिएटेड चीज़ों में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ी हुई हैं, राइट। जैसे कि रीअरेंजिंग सेंटेंसेस, रीअरेंजिंग सेंटेंसेस, वर्ड मीनिंग्स ढूंढ करके निकालना, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज से कुछ ऐसी जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो कि इससे कभी अलग नहीं की जा सकती। अब चूँकि अलग नहीं की जा सकती तो सीयूईटी में इस तरीके के क्वेश्चंस भी जगह बना लेते हैं, राइट। तो लैंग्वेज पेपर का आपका कुछ ऐसा हो गया जिसे मैंने आपको गहराई से समझा दिया। अब थर्ड इज़ योर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। अभी हमने देखा डोमेन के अंदर कई सारे सब्जेक्ट आ रहे थे स्कूल के, लैंग्वेज के अंदर कई सारे लैंग्वेजेस आ रहे थे, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आ रहे थे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एक सिंगल पेपर है, ठीक है। एक सिंगल पेपर है जो आपकी एप्टीट्यूड चेक करता है। एप्टीट्यूड इन द सेंस कि ये क्वेश्चंस पूछता है ऐसे टॉपिक से जो आपकी एप्टीट्यूड चेक करे, जो आपके दिमाग को चेक करे, लाइक लॉजिकल रीजनिंग, and then mathematical aptitude, then your blood relations can also be a part of this. और एंड एट्सेट्रा चीज़ें जो भी रीजनिंग एप्टीट्यूड से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो यहाँ पूछी जाती है। डोंट वरी अबाउट दिस, आई नो थोड़ी सी ही चीज़ें लिखी हुई हैं, बट हेयर इन दिस प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड ऑल द थिंग्स टू यू रिलेटेड टू दिस ऑल्सो, एवरीथिंग विल बी क्लियर। हाँ, थोड़ा सा और बता देता हूँ। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में कभी कभी कुछ
1 से 5 क्वेश्चंस, या हो सकता है इससे ज़्यादा भी, क्योंकि यहाँ पे अब एप्टीट्यूड वर्ड जुड़ गया है। पहले ये सिर्फ जनरल टेस्ट होता था, तो थोड़े 1 से 5 क्वेश्चंस हम देखते हैं जनरल नॉलेज से भी आ जाते हैं। पहले जब ये जनरल टेस्ट था तो जीके से क्वेश्चन थोड़े और ज़्यादा आते थे, लेकिन यहाँ एप्टीट्यूड टेस्ट लगने के बाद हम देखते हैं रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इन सब क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है और जीके की संख्या घट गई है। बट जीके अब भी थोड़ा बहुत आता है और एक डिफरेंशिएटर का रोल प्ले करता है। अगर आपने जीके के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए और सही कर लिए तो यू कैन बी अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन, राइट। तो ये है आपके सब्जेक्ट्स जो CUET ऑफ़र करता है। आप जिन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दे सकते हो, डोमेन में आ जाता है आपके स्कूल के सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े हैं। लैंग्वेजेस में जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस और इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, राइट। गहराई से मैंने आपको पैटर्न समझा दिया हर एक। वैसे तो मैंने इंग्लिश का बताया, बट यही सेम पैटर्न, यही सेम सेंस आप बाकी लैंग्वेजेस के लिए भी आराम से बना सकते हो। वही है लैंग्वेज के लिए पैटर्न, ऑलमोस्ट यही है। बाकी आपके जो बाकी लैंग्वेजेस हैं उन पर भी हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अपने प्रिपरेशन फेज़ में ज़रूर लेकर के आएंगे। और फिर हमने बात की जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, जहाँ पर आपसे लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ब्लड रिलेशन या कोई भी चीज़ जो आपके दिमाग को चेक कर ले उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, और थोड़े बहुत जीके से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। चलिए, हाँ, अब सब्जेक्ट देख लिया, पैटर्न देख लिया, मार्किंग स्कीम देख ली। अब हम देखते हैं सिलेबस। सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या ले करके चलना है, क्या क्या नहीं ले करके चलना है, दैट इज़ योर सिलेबस। और इसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम, फॉर क्लियरिंग द एग्ज़ाम, फॉर गेटिंग गुड ग्रेड। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन्स की। अब डोमेन्स की अगर हम बात करें तो आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपके क्लास 12th में आपने जो पढ़ा है उससे पूछा जाता है ना। मोस्ट ऑफ द सिलेबस। कुछ सब्जेक्ट्स में, इन सम सब्जेक्ट्स, हम देखते हैं कि 11th से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। 11th में जो आपने पढ़ा है उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और उन क्वेश्चंस की संख्या अच्छी खासी होती है, राइट। तो इसलिए कुछ सब्जेक्ट्स में 11th का भी पढ़ना ज़रूरी है, 11th का भी वापस रिवाइज करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल योर इकोनॉमिक्स। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो एक डिटेल्ड सिलेबस NTA की वेबसाइट पर है रिगार्डिंग द CUET एग्ज़ाम। तो वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब वहाँ पर जब आप इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि CUET में इकोनॉमिक्स के 2 मेजर पोर्शंस पूछे जाते हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब एज यू माइट बी नोइंग, माइक्रो जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर क्लास 11th करिकुलम एंड मैक्रो इज़ दैट ऑफ योर 12th करिकुलम, राइट। तो हेयर यू कैन ईजिली सी कि यहाँ 11th और 12th दोनों का डाल दिया है। दैट मीन्स 11th पढ़ना भी ज़रूरी है और 12th पढ़ना भी ज़रूरी है इन केस ऑफ सम सब्जेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द सिलेबस। आप NTA की वेबसाइट पे जा कर के देखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि किस में 12th पढ़ना है, किस में 11 12th दोनों पढ़ना है, और किसको कितनी तवज्जो देनी है, राइट। सो आई होप इट्स क्लियर। वन मोर थिंग, 12th का तो पूछते ही हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में 11th का भी पूछते ही हैं। साथ ही साथ कुछ 1 से 2 आपके जो सवाल हैं वो आ जाते हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर।
बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। CUET का एग्ज़ाम आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि चूँकि अब आप 12th तक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ चुके हो तो आपको उसके बेसिक्स भी आते होंगे, राइट? तो CUET कभी कभी उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर जाकर भी एक दो सवाल आपसे पूछ लेता है ना? तो ये हो गई आपके डोमेन सब्जेक्ट्स की बात। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, बी इट हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, इसका पैटर्न ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। सबसे पहले यू विल गेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद यू विल गेट ग्रामर, related to vocabulary, right? Things which are associated with the language. चीज़ें जो लैंग्वेज के साथ एसोसिएटेड है, राइट? और भी अदर थिंग्स जो भी उस लैंग्वेज से जुड़ी हुई हैं, ठीक है? जैसे कि आपकी सेंस चेकिंग हो गई, है ना? और कुछ होगा? ठीक, जैसे आपकी सेंस चेकिंग हो गई। पैटर्न हम देखते हैं, सिलेबस आपके लैंग्वेज का यही रहता है, राइट? आपको आरसीज करने होंगे, उसके ग्रामर देखना होगा आपको अच्छे खासे एडवांस लेवल पे, वोकैबुलरी अच्छी आती है आपको, आनी चाहिए आपको, तभी आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? उससे एसोसिएटेड चीज़ें आ जाती हैं और अदर चीज़ें सेंस चेकिंग के लिए। सेंस चेकिंग के लिए मैंने आपको बोला रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो और ये तो हो गई सिलेबस की बात, ठीक है? लेकिन जैसे ही हम इस लैंग्वेज का सिलेबस देखते हैं, हमारे दिमाग में एक आता है कि क्या पूछता क्या है, कैसे पूछता है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वी विल रेफर टू PYQs, डोंट वरी। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रेफर PYQs, राइट? चीज़ें कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स भी आ जाती है यहाँ पर, तो देयर योर सेंस वर्क्स आउट। आपने जो सेंस बनाई है वो काम आता है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है? हाँ, अब हम बात करते हैं आपके GAT की भी। तो GAT की बात करें तो इसका सिलेबस हमने कहीं ना कहीं पीछे भी डिस्कस कर ही लिया है। लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ब्लड रिलेशंस, है ना? अब वो तो हमने देख लिया। अब आगे जो स्टेप यहाँ पर है वो सीधी सी बात है, इसके लिए भी यू हैव टू रेफर टू PYQs, है ना? PYQs देखिए, हम ही दिखाएंगे आपको, आप चिंता मत करो, लेकिन आप अपने तरफ से भी इनिशिएटिव ज़रूर लो। PYQs को रेफ़र कीजिए, वेटेज पता करने की कोशिश कीजिए PYQs के थ्रू, और जब आपको ये वेटेज पता चल जाएगी कि किस टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, किस टॉपिक को कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, किस में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, किस में से आ ही नहीं रहे हैं, सो इन दैट वेरी केस यू विल बी एबल टू फिगर आउट थिंग्स, figure out topics, types,
किस तरीके से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, और फिर जब आप ये समझ जाओगे तो फिर जो है आप अपने एग्ज़ाम को भी फिगर आउट कर पाओगे। राइट, तो ये आपका हो गया सिलेबस। अब चलते हैं आगे। हमने सिलेबस देखा, पैटर्न देखा, मार्किंग स्कीम भी देख ली। अब जो मेन सवाल आता है आपके दिमाग में, दैट इज़ हाउ टू प्रिपेयर। राइट, या फिर हाउ टू प्रिपेयर, या एक और सवाल है कि हाउ टू मैनेज विथ बोर्ड्स। राइट, ये क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा दिमाग में। अब सबसे पहले सेकंड पार्ट पे जाते हैं, हाउ टू मैनेज विथ बोर्ड्स। तो जहाँ तक बोर्ड्स की बात है तो सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। राइट, हमने यहाँ पर भी देखा था कि मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज़ द पार्ट ऑफ योर 12th ओनली। तो जहाँ तक सिलेबस की बात है तो सिलेबस इज़ द सेम। राइट, ओनली व्हाट यू नीड टू डू इज़ हैव deep conceptual clarity. Right, clear every logic. एवरी लॉजिक, आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, जो भी टॉपिक पढ़ो, उसके ऊपर नीचे आर पार के सारे लॉजिक्स आपको मालूम होने चाहिए। राइट, एक एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाओगे। राइट, तो हाउ टू प्रिपेयर में आपको पहले तो सिलेबस अच्छे से ख़त्म करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपका हर एक लॉजिक क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, कीप रिवाइजिंग। रिविजन करना इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप रिवाइज करते जा रहे हो तो ये आपकी कन्फ्यूजन को अवॉइड करेगा, और अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो डैट विल क्रिएट कन्फ्यूजन्स। कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में मिंगल हो जाएंगे, वो मिंगलिंग ना हो और कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में हमेशा फ्रेश रहे, उसके लिए रिविजन इज़ इम्पॉर्टेंट। थर्ड, प्रैक्टिस। नो, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, चाहे वो बोर्ड्स हो या आपका CUET हो, उसे निकालने के लिए प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। राइट, अब प्रैक्टिस करने के भी अपने कुछ स्टेजेस होते हैं, अपने कुछ फेजेस होते हैं। यहाँ 3 फेजेस हैं। पहला फेज इज़ एनालाइजिंग योर PYQs। ठीक है, अब PYQs खोलिए पिछले साल के और उसे एनालाइज कीजिए। क्वेश्चन कितनी गहराई से आया है, कहाँ से आया है, क्या कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है या स्ट्रेट फॉरवर्ड आया है। यू हैव टू लुक इनटू दैट। राइट, एनालाइज कीजिए, समझिए क्वेश्चन को, कहाँ से आया है, NCERT के किस कोने से आया है। चलिए पहले एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ, ये जो आपका सिलेबस है, राइट, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका ये जो सिलेबस है वो कहाँ से आप पूरा करेंगे, किस सोर्स से। सोर्स क्या है? सो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, योर वन एंड ओनली सोर्स is NCERTs. NCERTs and nothing else.
आपको सिर्फ और सिर्फ CUET के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ NCERTs पढ़नी है और आपको कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप किसी और बुक को पढ़ रहे हो, कहीं और भटक रहे हो, तो रुक जाओ, बिकॉज दैट विल नॉट मेक योर वे आउट, राइट। NCERTs आर द वन एंड ओनली थिंग यू हैव टू रीड। इवन फॉर सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स के लिए लोग थोड़ा दूसरे ऑथर्स की बुक पढ़ना पसंद करते हैं, बट फॉर द केस ऑफ CUET प्लीज़ रेफर NCERT। आप माइक्रो, आप मैक्रो, दोनों की NCERTs को पढ़ना, समझना, ठीक है। देखिए एक और चीज़ थोड़ा हम बताते हैं यहाँ पे। हाँ, पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके के क्वेश्चंस हम देखते हैं मोस्टली पूछे जाते हैं। एक होते हैं आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड, और एक होते हैं आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस। राइट। अब आप चाहे कोई सी भी बुक पढ़ लो, ठीक है, NCERT पढ़ लो चाहे किसी और ऑथर की पढ़ लो, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे हमेशा सॉल्व हो जाएंगे, हमेशा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे किताबों में दिए रहते हैं, राइट। लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे तभी सॉल्व होंगे जो फैक्ट्स, फिगर्स, टेक्स्ट्स, जो बॉक्स बने होते हैं NCERT के अंदर, राइट, वो क्वेश्चंस आपसे तभी सॉल्व होंगे जब आप NCERT पढ़ोगे, राइट। तो फॉर द सेक ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस NCERT इज मस्ट and the only must। एंड द ओनली मस्ट। आप NCERT पढ़ोगे तो उससे आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। अगर आप NTA का सिलेबस देखो, CUET का सब्जेक्ट रिलेटेड, तो उन्होंने भी NCERT को ही अपना बेस मानकर उस सिलेबस को तैयार किया। टॉपिक्स आप जो देखोगे वो भी NCERT से ही जुड़े हुए हैं, राइट। अब एक जो सवाल आता है आजकल NCERTs को लेकर बहुत ज़्यादा, that is about whether you should read old NCERT or new NCERT, right? तो I have a personal suggestion for you, refer new NCERT, right? ठीक है, आपको न्यू NCERT पढ़नी चाहिए। बट इन केस आपके पास ओल्ड NCERT है तो ठीक है, आप उसको चेंज मत करो, आप ओल्ड ही पढ़ो, राइट। न्यू की जहाँ तक बात है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे जब प्रिपरेशंस फेज़ आएगा तो हम आपको न्यू NCERT ज़रूर पढ़ाएंगे, और ओल्ड से भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपके लिए वो भी आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। NCERT आपके पास जो भी है दैट इज़ ओके, रीड दैट, टेक द कॉन्सेप्ट, एंड फॉर अदर थिंग्स वी आर हियर फॉर यू, राइट। तो आपको आपका सोर्स भी क्लियर हो गया, आपको क्या पढ़ना है। बुक्स कोई सी भी चलेंगी, NCERT की होनी चाहिए बस, और NCERT मस्ट है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस दोनों सॉल्व हो रहे हैं आपकी NCERT से। चलिए, तो हम यहाँ फेजेस देख रहे थे। प्रैक्टिस के 3 फेज है। एक है PYQs को एनालाइज करना। आप एनालाइज कीजिए, देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, किस हद तक गहराई में जा कर के पूछ रहा है। हम यहाँ पर भी PYQ ज़रूर लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है, मगर आप अपने सिरे से भी ज़रूर इसको देखें। दूसरा है फ्रेमवर्क करना अपनी स्टडीज़ को। PYQs के बेसिस पर अपनी स्टडीज़ को फ्रेमवर्क करना। आपने जब PYQs देखे, उसे एनालाइज किया, तो आपको एक आइडिया लगा होगा कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन से निपटने के लिए
मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए, मुझे अपनी किताब को ऐसे पढ़ना चाहिए, या मुझे चीज़ों को ऐसे देखना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, और वही फ्रेमवर्क आपको अपनी पढ़ाई में भी लगाना है ना। आपको अपनी किताब को ऐसे पढ़ना है, अपनी चीज़ों को ऐसे समझना है कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, राइट। फ्रेमवर्किंग में भी आई विल हेल्प यू फॉर श्योर इन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलिए तीसरे पे जब हम आते हैं तो तीसरा जो फेज़ है दैट इज़ योर इंटेंस प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस कभी भी नहीं रखनी चाहिए, चाहे आप फर्स्ट फेज़ की तरफ हो, सेकंड फेज़ की तरफ हो, या टोटली तीसरे में आ चुके हो, प्रैक्टिस हमेशा होनी चाहिए। हाँ, एक सवाल ये आता है कि ठीक है, हमारा जो सिलेबस का जो सोर्स है डैट इज़ एनसीईआरटी, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस का क्या सोर्स है? तो प्रैक्टिस के लिए सोर्स इज़ नथिंग बट दिस चैनल ओनली, राइट। विल ऑफर यू गुड प्रैक्टिस कंटेंट, है ना। आपको बहुत सारी जगहें भी बताएंगे जहाँ से यू कैन गेट ग्रेट रिसोर्सेज फॉर प्रैक्टिसिंग, और ये चैनल तो है ही फॉर श्योर, राइट। तो पी वाई क्यूज़ एनालाइज करना, स्टडीज़ को फ्रेमवर्क करना पी वाई क्यूज़ के हिसाब से, और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कहाँ से करना? यहाँ से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यू विल लेट देम नो, पेशेंस राइट नाउ, है ना। तो दीज आर द 3 phases और 3 stages या 3 aspects which you need to cover in order to prepare for your exam or manage that with boards, right? Now, next and the last slide. What to do now? अभी क्या करें इस वक्त? बोर्ड एग्ज़ाम्स भी नज़दीक है, CUET भी उसके 1 महीने बाद हो ही जाएगा। तो हाउ टू डू द थिंग्स? सबसे पहले गेट ऑन योर सिलेबस। आप अपना सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करिए, अच्छे से, ठीक है, पूरी क्लैरिटी के साथ, अच्छी क्लैरिटी, बढ़िया क्लैरिटी के साथ आप सिलेबस को ख़त्म कीजिए। और उसी के साथ साथ, और सिलेबस ख़त्म होने के बाद भी, और अभी भी अगर सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, सिलेबस ख़त्म होने से पहले भी और सिलेबस ख़त्म होने के बाद भी, यू हैव टू डू प्रैक्टिस, राइट। और प्रैक्टिस किसकी करनी है? ऑब्जेक्टिव प्लस आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी, ताकि आपके बोर्ड्स और CUET दोनों मैनेज हो सके। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप CBSE के PYQs और सैम्पल पेपर से करेंगे, और ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी आप CBSE के PYQs और आपके CUET के PYQs से करेंगे, राइट। देखिए, इन सब चीज़ों का मुआयना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो आपका बहुत सारा स्कोर रह जाएगा। सो फॉर दैट रीज़न प्लीज़ फोकस ऑन ऑल द थिंग्स विच आई एम टेलिंग, राइट। चलिए, सिलेबस ख़त्म कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड एट द सेम टाइम कीप योर स्पिरिट्स हाई। डोंट लूज़ योर कॉन्फिडेंस, हार मत मानिए, चीज़ों को चलने दीजिए, राइट। अपनी मेहनत करिए आप, डोंट वरी, all the things can be managed, all the things can be taken out, and the consequences can be good, right? Only what matters is your hard work and intention, ठीक है। तो keep your spirits high, you can manage both the things out and excel in both, right? तो एक बार समराइज कर लेते हैं हमने जो भी आज पढ़ा। दिस वॉज द ओनली थिंग जो हमें डिस्कस करनी थी। आई होप सब कुछ समझ आ गया है। चलिए एक बार समराइज़ कर लेते हैं। CUET के बारे में आज हमारा पूरा वीडियो था, राइट।
पहले हमने बैकग्राउंड की बात की कि कैसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता था, जहाँ पर सीबीएसई वाले बच्चे जो कंपटीशन का मेजर पार्ट होते थे और 100, 99, 98% जैसे मार्क्स लाते थे, उसकी वजह से जनरल कैटेगरी की आपकी जो कट ऑफ होती थी वो 99.8, 99.6 ऐसे चली जाती थी, है ना। अब इतना ज़्यादा कट ऑफ जाने की वजह से मोस्टली सीबीएसई के बच्चे जिनको इतने मार्क्स आ रहे थे वही इन यूनिवर्सिटीज़ का हिस्सा थे, और आपके जो आईसीएसई के बच्चे थे वो थोड़ी बहुत संख्या में थे, और स्टेट बोर्ड वाले तो बिल्कुल ही कम थे, राइट। तो इसे एक डिस्क्रिमिनेशन की तरह देखा जाने लगा, जो कि हमारे सिस्टम में हो रहा था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन प्रोसीजर में, राइट। अब हमारी सरकार ने इसे रिकॉग्नाइज़ किया और रिमूव करने की कोशिश की। उनको ये प्रॉब्लम पता चली कि हर एक इंसान को सिंगल बेस पे वे नहीं किया जा रहा हर एक स्टूडेंट को। फिर सल्यूशन ये था कि हर एक स्टूडेंट को सिंगल बेस पे वे किया जाए, एक ऐसा फ्रेमवर्क निकाला जाए जिससे कि हर एक स्टूडेंट को एक सिंगल बेस पे वे किया जाए। इसका सल्यूशन आया सीयूईटी एग्ज़ाम के थ्रू, जो कि एक सिंगल फ्रेमवर्क को ऑफ़र करता है। ये सिंगल फ्रेमवर्क ऑफ़र करता है चूँकि ये इसका जो एग्ज़ाम है सिर्फ एमसीक्यू के मोड पे होता है, मोड नहीं, यानी कि यहाँ इस एग्ज़ाम में सिर्फ एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम से काफ़ी अलग है क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, यहाँ नहीं पूछे जाते। मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपको हर एक करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए +5 मिलेगा, इनकरेक्ट के लिए -1, अनअटेम्प्टेड के लिए 0, राइट। और जब ये मार्किंग स्कीम हर एक बच्चे के लिए आइडेंटिकल है तो ये एक ऑल इंडिया लेवल ऑफ इवैल्यूएशन बनाती है, जो कि आइडेंटिकल है और हर एक बच्चे को सेम बेस पे वे करता है। पेपर पैटर्न की बात करें तो एमसीक्यूज़ तो है ही। एक पेपर 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 एमसीक्यूज़ होते हैं और आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन भी नहीं होता है, ये सीबीटी मोड पर होता है। आपको एक सेंटर पे जाना पड़ता है जहाँ पे बहुत सारे स्क्रीन्स होते हैं, आपको स्क्रीन पे वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना होता है। अब सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। दैट इज़ योर डोमेन। डोमेन में आपके स्कूल में जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, वही आ जाता है। लैंग्वेजेस में यू हैव योर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और जितने भी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं सारे, ठीक है। उसका पूरा पैटर्न मैंने समझाया हुआ है आपको कि ग्रामर आती है, वोकैब आती है, आपकी सेंस चेक होती है, उसके लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। एसोसिएटेड चीज़ें जैसे कि इंग्लिश के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो सेंटेंस रीअरेंज करना, वर्ड मीनिंग बनाना, है ना, ये एक हो जाता है। फिर आता है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि एक सिंगल पेपर होता है। इसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ब्लड रिलेशंस ये पूछा जाता है, और थोड़े बहुत जीके से भी सवाल आ जाते हैं। सोर्स की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी इसलिए पढ़नी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाओ और फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हो जाए, ठीक है। सोर्स सिर्फ एनसीईआरटी और कुछ नहीं। यहाँ पर पूरा सिलेबस समझाया गया है। डोमेन्स की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका 12th का ही रहता है। कुछ सब्जेक्ट जैसे कि इकोनॉमिक्स और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे 11th का भी आपसे पूछ लिया जाता है कुछ क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स का मैंने एग्जांपल दे दिया, और एक दो क्वेश्चंस आपके जो थोड़े बहुत छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उससे भी पूछ लिए जाते हैं। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक लैंग्वेज में पूछा जाता है, ग्रामर, वोकैबलरी सब में है। एसोसिएटेड चीज़ें जो लैंग्वेज से वो है, और आपकी सेंस चेकिंग है जो आपकी रीडिंग से आती है। रीडिंग बिल्कुल कीजिए, आज ही से कीजिए। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको PYQs देखना पड़ेगा, हम भी आपको PYQs यहाँ पे दिखाएंगे। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी आपको PYQs पे जाना होगा, टॉपिक का वेटेज निकालना होगा, और जिससे आप अपना एग्ज़ाम फिगर आउट कर पाएंगे। ये सब हम प्रिपरेशन फेज़ में समझेंगे और गहराई से, और एक्सेल करने की पूरी कोशिश करेंगे और एक्सेल होंगे भी, राइट। नाउ प्रिपेयर कैसे करना है, आपको सिलेबस ख़त्म करना है, हर एक कॉन्सेप्ट की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आप हर एक लॉजिक क्लियर करो, कोई भी डाउट अपने दिमाग में मत रखो, उसे क्लियर करो। फिर आपको रिवाइज करते जाना है ताकि आपको कन्फ्यूजन्स ना हो। प्रैक्टिस करनी है आपको, कैसे करनी है, पहले आप PYQs को एनालाइज करोगे, फिर उसके बाद उस एनालिसिस के बेसिस पे आप अपनी स्टडीज़ को फ्रेमवर्क करोगे, फिर
इंटेंस प्रैक्टिस तो आपकी चलती ही रहेगी, है ना। और प्रैक्टिस का सोर्स ये चैनल, और इस चैनल में भी आपको कई सारे मीडियम्स बताए जाएंगे, वो सारे। अभी इस वक्त क्या करना है, आपको सिलेबस सबसे पहले ख़त्म करना है और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस होगी आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको सीबीएसई के लिए पीवाईक्यूज़ और सैम्पल पेपर्स दोनों में जाना है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सीबीएसई के लिए पीवाईक्यूज़ और सीयूईटी के पीवाईक्यूज़ दोनों देखने हैं। और एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, राइट। कीप योर स्पिरिट्स हाई, यू कैन मैनेज बोथ, यू कैन एक्सेल इन बोथ, राइट। तो this was all for today. I would like to end up the session here only. It has been a very good, enjoyable session, and I hope so that it has been enjoyable and informative for you as well. कुछ भी आपको डाउट हो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सेशन कैसा लगा वो भी बताइए आप हमें कमेंट्स में। बहुत जल्दी हम प्रिपरेशन फेज़ के साथ भी आएंगे, जहाँ पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी आपके एग्ज़ाम की, और थोड़ा बहुत आपको बोर्ड्स के बारे में भी बताया जाएगा एग्ज़ाम के वक्त। आपको प्रिपरेशन के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल योर सोर्स, और इसके अलावा आपको बस NCERT पढ़नी है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई एम अतुल कुमार गुप्ता, लिविंग दिस स्पेस फॉर यू। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट। थैंक यू।